नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन और एनडीए के बीच सियासत गरमाई हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत में चुनावी रैली कर जहां अपनी सरकार के 10 सालों की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं कांग्रेस और सपा पर जबरदस्त हमला भी किया। और इस दौरान मोदी की पीलीभीत रैली में वरुण गांधी को ज्यादातर निगाहें खोज रही थीं, लेकिन वरुण गांधी कहीं पर भी नजर नहीं आए। अब वरुण की गैर मौजूदगी यूपी में नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही है। दरअसल बदले हुए सियासी हालात में बीजेपी को 2019 में हारी हुई सीट को जीतने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही जीती हुई सीट को बचाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। बीजेपी ने आरएलडी से गठजोड़ कर भले ही पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया हो, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी का बदायूं, मैनपुरी, आजमगढ़, अमेठी, रायबरेली समेत कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये ऐसी सीटें हैं जो यूपी में बीजेपी के मिशन 80 की राह में रुकावट डाल सकती हैं, और अगर मिशन 80 फेल हुआ तो देश में मिशन 400 पार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। यूपी के पीलीभीत में भीतरघात का डर ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 साल में पहली बार पीलीभीत आना पड़ा। वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट कटने के बाद इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीजेपी ने इस सीट से वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार में मंत्री जतिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। अब पीलीभीत में भीतरघात की आशंका ने प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर जतिन प्रसाद को जिताने की जिम्मेदारी डाल दी है, और इसी जिम्मेदारी को लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में विशाल चुनावी रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, साथ ही कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भगवान श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। वहीं सपा और कांग्रेस पर सीएए का विरोध कर भारत को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है। प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। मोदी की पीलीभीत रैली में वरुण गांधी को ज्यादातर निगाहें खोज रही थी, लेकिन वरुण गांधी नजर नहीं आए। अब वरुण की गैर मौजूदगी यूपी में नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। खबर तो ये भी है कि विपक्षी गठबंधन वरुण गांधी को अमेठी से अपना साझा उम्मीदवार बना सकता है। अब अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए अमेठी सीट को बचाने में मुश्किल हो सकती है। वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाना लगभग तय बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार से कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के यूपी में मिशन 80 में बड़ी रुकावट आ सकती है। दरअसल यूपी में 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। इन सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांच भरा हो सकता है। बीजेपी को 2019 में हारी हुई सीट को जीतने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही जीती हुई सीट को बचाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
बीजेपी ने आरएलडी से गठजोड़ कर भले ही पश्चिमी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली हो, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी का बदायूं, मैनपुरी, आजमगढ़, अमेठी, रायबरेली समेत कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। बीजेपी को इन सीटों को अपने खाते में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अब बीजेपी अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी को इंडिया गठबंधन के सामने अग्नि परीक्षा से गुजरना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। फिलहाल लोकसभा चुनावों के लिए जिस तरह से अब पारा गर्म होता जा रहा है, सियासत लगातार गर्मा रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी की 80 सीटों को लेकर जो जंग होने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है। एक तरफ 400 पार का नारा दिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन मिशन 400 पार करने के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा की ये जो 80 सीटें हैं यूपी में, ये बहुत बड़ा मायने रखती है। इसी पर चर्चा करेंगे कि यूपी की जो राह है वो कितनी आसान नजर आ रही है और कितनी चुनौती भरी नजर आ रही है। इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी योगेंद्र जी। अतुल यादव, प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कैप्टन आई सिंह जी आप ही के साथ। बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, और अब लोकसभा चुनाव को लेकर ये ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा क्या डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस क्षेत्र में कभी प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में कदम नहीं रखा, अचानक से प्रधानमंत्री पीलीभीत पहुंच गए, किस बात का डर है? देखिए मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि डर के लायक कोई सामने है ही नहीं जिससे डरा जाए। इनकी न नीति है, न जिनके पास नेता है, और न जिनका अपना कोई विजन है जनता के प्रति, न जनता के प्रति उन्होंने कभी जवाबदारी समझी है जब सत्ता में जब रहते हैं, तो कोई भी दल हो। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे, ये हमारे वहाँ की पब्लिक कह रही है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में जो 6-7 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में जो करके दिखाया है वो जनता उसको सराह रही है। आप देखिए, आज हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए हैं, आप रोडों के जैसे जाल बिछा दी हुआ, तो आज हमने वहाँ इंजीनियर कॉलेज अच्छे से बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, तो हमने वहाँ विकास किए। तो सबसे बड़ी बात है नोएडा जो उत्तर प्रदेश में हमने दिया है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से होगी तो आप भी इस बात को बखूबी जानती होगी, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। तो ये कहने वाली बात है कि अब वहाँ हमें डरने की जरूरत नहीं। और रही क्यों पहुँच गए अचानक से पीलीभीत, क्यों पहुँच गए? आपके और कार्यकर्ता, तमाम मंत्री नेता कहाँ चले गए कि प्रधानमंत्री मोदी को ये कमान संभालनी पड़ गई? सवाल उठ रहा है, वरुण गांधी भी नजर नहीं आए, क्षेत्र उन्हीं का था, टिकट उन्हीं की कटी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, किस बात का भीतरघात नजर आ रहा है किसी तरीके का, या डर है किसी चीज का कि पीलीभीत ना निकल जाए? क्योंकि अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया होगा ना, क्योंकि वरुण गांधी तो है नहीं अब। नहीं देखिए मुक्ता जी, ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री हर स्टेट में जा रहे हैं, कोई पीलीभीत ही नहीं। आप देखिए कि साउथ में पहले कभी नहीं जाते थे, साउथ में बराबर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा रैली साउथ में हो रही है। तो प्रधानमंत्री तो एक स्टेट क्या एक तालुका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो जनता के पास अपना विजन लेके जा रहे हैं, और जो उन्होंने 10 साल कार्य किए उसको जनता के सामने रख रहे हैं। और जो नकारात्मक पार्टियां रही जिन्होंने हर बात में कमियां निकाली है, और अब देखिए कि देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब पर्चा भरे जाते हैं तो देश विरोधी ताकतों के झंडे वहां लहराते हैं, कांग्रेस का झंडा भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, आपने देखा होगा कि वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हालत है उनकी, कि एक सीट पर 3-3 कैंडिडेट अभी तक बदल लिए गए हैं, उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। यही समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से किसको लड़ा है, तो हमें डर किस बात का? हम तो बहुत बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं हर सीट पे, एक चले हर सीट पे। और प्रधानमंत्री हमारे मुखिया हैं,
उनका दायित्व है और वो समझते हैं बाकी भी तो उन्हें हर सीट पे जाना चाहिए, तो पीलीभीत भी गए। ठीक है योगेंद्र जी, इस बात को लेकर भी चर्चा अब शुमार हो चुकी है और कई वक्त से इस बात को लेकर, जब से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है, ये बात सुनने में आ रही है कि अब अमेठी से टिकट दिया जा सकता है, वरुण गांधी को अमेठी से खड़ा किया जा सकता है। कितनी दम है इन बातों में? क्या लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन अमेठी सीट को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से वापस पाने के लिए वरुण गांधी को अपने पाले में करने की सोच रहा है, या इस तरह की कोई आपको खबर मिली है कि वरुण गांधी आपके साथ आना चाहते हैं? वक्ता जी, आप वरुण गांधी जी की बात कर रहे हैं। वरुण गांधी जी किस तरह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका जवाब वरुण गांधी जी स्वयं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार दोनों बीजेपी की होने के बाद भी जिन वादों पर ये सरकार में आए थे वो वादे भी उन्होंने पूरे नहीं किए। मोदी जी उत्तर प्रदेश में कितनी बार मंच से बोले हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो छोटी छोटी बातें करके चले जाते हैं। जैसे ही चुनाव पूरे होते हैं उनके बाद उत्तर प्रदेश की सुध लेते नहीं है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को किस हाल पे छोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश क्राइम में किस हालात में है, व्यापार कैसा है, निर्यात नीति आपकी कैसी है। जो तमाम वर्ग के लोग हैं उनका जो चहुमुखी विकास होना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश में आज दिन तक नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 2014 हो या 19 हो हमेशा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से झूठे वायदे किए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के किसानों को वो न्याय नहीं मिला। क्या किसानों की आय दोगुनी नहीं होनी चाहिए थी 2022 में पूरे देश में? वो कर नहीं पाए, झूठे वायदे इन्होंने किए। महंगाई बेरोजगारी की ये कोई सोच नहीं है। तो कहते हैं आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं, आपके पास किसी तरह के कोई मुद्दे ही नहीं हैं जो आप लेकर जनता के सामने जाएं, चाहे बात यूपी की हो और तमाम राज्यों की हो। यूपी में तो आपका जनाधार है नहीं और इसी को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दे कैसे नहीं है? 2014 के बाद इन्होंने काम ही नहीं किया। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, उसके भाव आसमान छू रहे हैं। किसानों की आय डबल करने की बात इन्होंने की थी, क्या 2022-2024 को नहीं आया? किसानों की आय दुगनी हुई क्या? किसान, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरह के अपराध जो यूपी में घट रहे हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो इसके लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? के नाते इस पर पुरजोर आवाज उठाएं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए योगेंद्र जी, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है उसमें कुछ ही सीटों पर आपने जो गठबंधन बनाया है वो कुछ ही सीटों के लिए गठबंधन बनाया गया है। 17 सीटें यूपी में आपको मिल रही हैं और बाकी की सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। ऐसे में जिस भी तरीके का फायदा होगा वो तो भारतीय जनता पार्टी को होगा ना। अगर सारी सीटों पर होता तो समझ में आता कि चलिए एक पार्टी को नहीं तो दूसरी पार्टी को मिला है और उसके बाद किसी न किसी तरीके से सत्ता में आया जा सकता है। ऐसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से क्या हासिल होगा? लगता है जी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत जो गठबंधन है अलग अलग प्रदेशों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग है। जैसा जहाँ स्टेट है जैसी सीट शेयरिंग की बात होती है उसी के अनुसार अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग करता है। उसी हालात में और उसी कारण से यूपी में भी सीट शेयरिंग हुआ। नहीं, आपको नहीं लगता 17 सीटें कम है कांग्रेस पार्टी के लिए? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आपको 17 सीटों का ऑफर दिया है, आपको नहीं लगता ये कम है? और इस आंकड़े के साथ आप भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर पाएंगे? हो पाएगा विपक्षी गठबंधन की तरफ से इस तरह का? लगता जी विपक्षी गठबंधन पूरी एकजुट है और इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो नियुक्त कमेटी वो करती है और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सब वोट प्रतिशत और वोट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको देखते हुए अलग अलग पार्टी को सीट शेयरिंग कर रहे हैं। और सीट शेयरिंग जो भी हुई है सबकी सहमति से हुई है और निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग के बाद इंडिया गठबंधन और अधिक मजबूत होगा और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा। बिल्कुल। अतुल जी, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी को ये विपक्षी गठबंधन टक्कर दे पाएगा उत्तर प्रदेश में? सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए अपनी आवाज को सर, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके पास दोबारा से लौटेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ विपिन जी जुड़े हैं। विपिन जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से विपक्षी गठबंधन फिलहाल चुनौती देता नजर आ रहा है? कुछ एक सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है।
आने वाले वक्त में क्या लगता है किस तरह का सियासी समीकरण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है? लोकतंत्र के महापर्व में यह स्वाभाविक है कि सारे राजनीतिक दल और उनके नेता अपने आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर रखते हैं और अपने अपने दावे जनता के समक्ष रखते हैं, लेकिन अंत में फैसला जनता जनार्दन के पास होता है। तो इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भले ही अगर भाजपा की बात करें, वो 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर चुनाव कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक जीता हुआ मैच है, केक वॉक है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक, इसे कहें कि चुनाव के तहत एक रणनीति है भाजपा की। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है और होना चाहिए, क्योंकि चुनाव रणनीति में लड़े जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़े जाते हैं। आपका रोड मैप आप साझा क्या कर रहे हैं उसके तहत लड़े जाते हैं। कितने नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं और आप ग्राउंड जीरो पे स्थिति का जायजा ले पाए या नहीं ले पाए हैं, जनता के मुद्दों को समझ पाए या नहीं पाए हैं, कितने समर्थ है, कितने सफल है या विफल है, वो जनता तय करेगी। जनता की नब्ज पहचान पाए। तो यहाँ पर एक बात तय है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, जग जाहिर है ये। और यहाँ पर जो 80 सीटें हैं, राह किसी के लिए आसान नहीं होने वाली है कि एक ये बोला जाए कि एक तरफा मुकाबला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं उदाहरण देकर अपनी बात आगे रखूंगा कि यहाँ पर 2 राज्यों के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनावों की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, कि वहां पर बोला गया था कि कहने को पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा के साथ वाम दल भी थे और कांग्रेस भी थी, लेकिन अंत में टक्कर आमने सामने कौन था? टीएमसी और भाजपा। और भाजपा दावा कर रही थी कि 200 पार दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन 100 भी नहीं कर पाए थे। वही बात है उत्तर प्रदेश की, कहने को चुनावी मैदान में बसपा भी थी और कांग्रेस भी थी, और अंत में आमने सामने टक्कर जो थी, कांटे की टक्कर थी सपा और भाजपा की। तो वहां पर अगर तुलना करें पश्चिम बंगाल से, तो सपा ने भाजपा के मुकाबले बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा और बहुत कड़ा मुकाबला दिया। तो ये बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये पुराने चुनावों का आंकलन ना करें कि वहां पर क्या नतीजे निकले थे, कितना वोट शेयर आपका आया था, कौन सी सीट पे आपकी ज्यादा पकड़ थी, तो ये सारी बातों को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है, तभी चुनावी मैदान में जाकर बात आप बना सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। बदायूं की बात करें, मैनपुर की बात करें, रामपुर की बात करें, रायबरेली, अमेठी, घोसी, लेकिन साथ साथ एक बात समझनी है इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पर जो सीट शेयरिंग डे 1 से ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसेगा, लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ है। जब आरएलडी से गठबंधन नहीं हो पाया, आरएलडी ने जाके भाजपा से हाथ मिला लिया, तो ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल गई, 17 सीटें, और 63 सीटों पे अब सपा चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। इसके क्या मायने वो भी सबको समझ आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर ये कोई कड़ा मुकाबला हो, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, और जरूरी है कि भले ही हम आज की चर्चा, हमारा जो फोकस है वो केंद्रित है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि 2 जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, कि आज कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस संतुष्ट इस बात में है, अगर हम दिल्ली की बात करें, कांग्रेस संतुष्ट इसमें है कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दे दी भाजपा को। वो भूल जाते हैं कि सही मायने में लोकसभा में वो दौर था जब वो सीटें निकालते थे, 7 सीटों में 6 सीटें उनकी होती थी, और वही बात है विधानसभा में, जहां नजर जाती थी उनके विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कांग्रेस 0 में बैठी है। स्वर्ण इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, जिसने बहुत महानुभाव दिए। तो यहां पर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस, भले ही अगर जनता ने उनको नकारा है 2 बड़े चुनावों में, 2014 के और 19 में, कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए, कड़ी टक्कर दे, इस बात से संतोष ना करे कि वो सेकंड फिडल है। मैं अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो सेकंड फिडल कर लेती है। महाराष्ट्र की बात करें, महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, वहां पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाया, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, वहां पर वो
सेकंड फिडल की तरह थे। और वो तो खुद बोलते थे उनके नेता कि यहाँ पर जो निर्णय लेते हैं वो विपिन जी, मैं वापस लौटूंगी विपिन जी आपके पास और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अतुल जी से भी मैं एक प्रतिक्रिया पहले ले लेना चाहती हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अतुल जी, क्या लगता है, जैसा कि विपिन जी कह रहे हैं कि विपक्ष को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में फिलहाल खड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ वही एक मैदान में उतरी हुई है और लोकसभा चुनाव पूरी तरह से, यानी कि केक वॉक नहीं होना चाहिए जो विपिन जी कह रहे हैं। ऐसे में कितनी महागठबंधन की तैयारी फिलहाल नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या कुछ आप जनता के सामने लेकर गए हैं? समाजवादी पार्टी जो है वही जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ सबसे मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए खड़ी है। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जो है वो हम जीतने जा रहे हैं। कैसे सर? सबसे बड़ी ये बता दीजिए कैसे जीतने जा रहे हैं? देखिए, क्या तैयारी है, क्या रणनीति बनाई है? देखिए, जो हमारी रणनीति है, जो हमारा कैंडिडेट जीतने वाला होता है हम वहां पे वो कैंडिडेट दे रहे हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो रामपुर हो, जहां पे भी हमें लगता है कि जो कैंडिडेट हमारा जीत सकता है हम उसी रणनीति के साथ चल रहे हैं। तो लग रहा है कैंडिडेट उतार देने से चुनाव जीता जा सकता है, मुद्दे कहीं पर भी कोई मायने नहीं रखते। कैंडिडेट जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की नब्ज क्या है, क्या वो समझने की जरूरत है? जनता महंगाई से परेशान है। जनता जो है वो पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। अभी आप देखेंगे कि जो पेपर हुए उत्तर प्रदेश में कितने युवा परेशान हुए, पेपर आउट हो जा रहे, बार बार परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ रही हैं। तो ये जब, और हम अपने पीडीए के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े सभी को साथ में लेकर के चुनाव मैदान में जा चुके हैं। और अभी आप रिजल्ट देखते जाना, ये पश्चिम से लेकर पूरब तक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही जो है भाजपा को शिकस्त देगा। और उत्तर प्रदेश में हम रोकेंगे और तभी, और 4 जून का रिजल्ट देखेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैप्टन आई जी, जिस तरह से ये पूरा गठबंधन का समीकरण दिखाई दे रहा है उसमें कई ऐसी सीटें हैं, अगर सीटों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी कई सीटें हैं जिन्हें तो आपको बचाने की जरूरत है, या तो वहां पर आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बात अमेठी की करें, रायबरेली की करें, आजमगढ़ की करें, कई ऐसी सीटें हैं, मुरादाबाद, मेरठ की करें, जहां पर विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन आपको कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। और जब बात 400 पार के नारे की होती है तो एक एक सीट मायने रखती है, और ये भी मायने रखता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतकर ही जो सफर तय किया जाता है, दिल्ली की गद्दी तक वो जाता है। ऐसे में एक एक सीट पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत बनाने की कितनी जरूरत महसूस हो रही है फिलहाल? देखिए मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारा पूरा संगठन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, एक एक सीट पर हम आज चुनाव शुरू हुआ पहुंचे नहीं, हम बहुत पहले से इस पर निगाह बनाए हैं और हम वहाँ कैंडिडेट हमने बहुत मजबूत किए हैं और जनता भी हमारे साथ खड़ी है। रही बात, जब कांग्रेस पार्टी है ये तो खुद ही अपनी परंपरागत सीटें छोड़ गए, यहाँ से ये बरसों से लड़ रहे थे। राहुल गांधी सीट को ही छोड़ के बच गए। 5 साल में एक बार भी इन्होंने अमेठी का दौरा नहीं किया है चुनाव हारने के बाद, और दोबारा तो आई नहीं, मुड़ के जाके वायनाड भरा तो वायनाड नहीं। और ऐसे भगे मुक्ता जी, ऐसे भगे कि समुद्र बीच में ना पड़े तो ये और भी आगे निकल जाते। भागने की कोई इनकी वो नहीं थी सीमा। तो सोचिए कि ये पहले से इतने डरे हुए हैं, और रायबरेली पे ये अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए क्योंकि सोनिया गांधी तो छोड़ चुकी है उस सीट को। उन्हें मालूम था कि हम यहाँ अब की बार में हारेंगे, हार गए। पिछली बार राहुल गांधी हार गए, अब की बार सोनिया जी भी शायद हार जाती। तो उन्हें ये डर कहीं ना कहीं सता रहा था, इसलिए वो राज्यसभा में। तो रायबरेली जीतने के लिए क्या तैयारी है? जब मोदी की लहर थी 2014 में, मोदी हर तरफ, हर जनता, हर बच्चे के मुंह पर मोदी का नाम था। मोदी की लहर में 2014 और 2019 में जब आप कांग्रेस के केले को नहीं भेद पाए, तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि रायबरेली सीट आप ही के पास आएगी? ऐसी क्या तैयारी कर ली सर? आप बिल्कुल मुक्ता जी, आपने देखा होगा कि राहुल का पहली बार हम जो है ना अमेठी भी हारे थे, मगर दूसरे बार में अमेठी पे राहुल गांधी को उन्हीं स्मृति ईरानी जी ने हराया था। जो एक बार जो हारी थी दोबारा उन्हीं ने हराया था, कैंडिडेट भी हमने नहीं बदला था। इसलिए हम कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी अगर रायबरेली सीट तो होती तो बाकी में मुकाबला होता। अब बाकी में आ रहे उनका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे
हमारी वहाँ बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। और गांधी परिवार कांग्रेस के सुप्रीमो पहले से ही डर चुके, डरे हुए हैं इस चीज से। उन्हें मालूम है कि पहले एक सीट भी आ गई थी सोनिया जी की, अब की बात सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही तो वो भी उनके पास नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 0/0 होगा। पहले आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आई कैप्टन जी, आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर आपकी स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है। बात मैनपुरी की करें, मुरादाबाद मेरठ की करें और तमाम सीटों की करें जहां पर आपको कड़ी टक्कर विपक्ष दे रहा है, समाजवादी पार्टी दे रही है। मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, ये सारे सपा के गढ़ रहे हैं। रायबरेली और अमेठी की बात करें तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली से अपना कैंडिडेट उतार देती है तो वहां की जनता कांग्रेस को प्रेफर करेगी या आपको करेगी? ऐसा क्या आपने अमेठी और रायबरेली के लिए कर दिया जो जनता आपको वोट करे, ये समझा दीजिए। निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊंगा, ये सपा के जो गढ़ रहे वो सारे गढ़ हमने तोड़ दिए हैं। चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये सारे गढ़ हमने तोड़े हुए हैं। और तो और बताऊं कि समाजवादी के जो बड़े नेताओं में गिनती होती है, शिवपाल जी, उन्होंने बदायूं से चुनाव लड़ने मना कर दिया है। आप सोचिए कितने लड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव हर सीट पे अपने कैंडिडेट पहले घोषणा करते हैं, फिर बदल देते हैं, फिर भी काम नहीं चलता, फिर बदल देते हैं, 3-3 बार बदले जा रहे हैं। वो छोड़ दीजिए ना, वो क्या कर रहे हैं वो छोड़िए। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली में? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं जनता को कि हमें वोट, किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही है, महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, युवा सड़कों पर है, घूम रहा है, नौकरी के लिए तरस रहा है, क्या ये नहीं दिखाई दे रहा है? किस बात को लेकर आपको जनता वोट करे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हम वोट जो है ना विकास से सब मांगने जा रहे हैं। हमने रोजगार दिए उससे मांगने जा रहे हैं। हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए। आरोप क्यों लगाते हैं आपके ऊपर बेरोजगारी का? क्यों आरोप लगाते हैं नौकरी ना देने का? क्यों आरोप लगाते हैं महंगाई का? क्या देश की जनता को ये सबसे कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर है ही नहीं? देखो क्या है ममता जी, आप देखिए ये विपक्षी दल है क्योंकि इन्होंने तो कभी कुछ किया नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी तो आपने देखा कि किस तरह का शासन था। गुंडा वहाँ सरकार चलाया करते थे। और जब समाजवादी की गाड़ी निकलती थी रात में तो लोग कहते थे समाजवादी का झंडा जरूर इसमें बैठा होगा गुंडा। ये तो वहाँ लोग की पहचान थी इनकी। और अगर वहाँ कोई अधिकारी काम करना चाहता था तो उसको ये सस्पेंड करा देते थे। गुंडों की वहाँ आओ भगत होती थी। जिस तरह अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बात पर? अतुल जी कहिए। अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच जा चुकी है। अभी आप देखते जाना, समाजवादी गढ़ों में जो है वहाँ पर बहुत ही व्यापक जीत होगी। क्या किस चीज को लेकर होगी? लॉ एंड ऑर्डर तो वाकई में इस बात पे अगर नजर डाली जाए तो बहुत खराब था। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे, निवेश करने से डरते थे, लोग खुलेआम घूम नहीं सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। ये एक्सप्रेस वे किसने बना दिया? जो मतलब आपको 108 एम्बुलेंस किसने चला दी? जो ये मेट्रो चल रही है इसका प्रोजेक्ट किसका था? जो लखनऊ मेट्रो चल रही, जो मतलब कानपुर में मेट्रो चल रही है, किसी की बात कीजिए ना, ये तो आपका कर्तव्य है और आप तो करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है तो ये आपका क्या दायित्व नहीं बनता है कि इन सब चीजों को आप जनता के सामने रखिए? ये सिर्फ कुछ मीडिया का कहना है, हमारा कहना नहीं है। ये मीडिया जो है ये क्या करती है, एक जन विशेष को हमेशा सपोर्ट करती। समाजवादी पार्टी में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बेस्ट रहा, युवाओं को रोजगार मिला। किसकी पार्टी में हुआ करते थे सर, इससे पहले बता दीजिए जरा। अरे एक चीज बताइए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, क्या मैं गुंडा हूँ? बता दो आप। हैं लोग कह रहे हैं, बता दीजिए। सिर्फ क्या देने से क्या हो जाता कोई गुंडा बदमाश? अगर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती है तो ये संघर्ष कौन कर रहा है? बता दीजिए। मुख्य विपक्षी की भूमिका कौन अदा कर रहा है? अगर किसी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता है या कोई बात होती है तो हमेशा समाजवादी पार्टी क्यों नकार रही है? इतनी ज्यादा आपके अंदर खूबियां हैं तो जनता आपको फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है इतने वक्त से? किसने कह दिया जनता? किसने कह दिया कि सरकार क्यों नहीं बन रही है? सरकार क्यों नहीं बन रही है? एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है अपना जो 2022 का इलेक्शन आपने देखा होगा, हमारे प्रत्याशी जो है वो इतनी अच्छी तरह साइन करा, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। क्या हो रहा था? अभी आपका चैनल तो बहुत पुराना प्रतिष्ठित चैनल है, अब भी समझ सकते हैं ना। आपने देखा होगा कि हमारे प्रत्याशी जो है हरवाए गए। कौन जिम्मेदार है इसका? जनता ने मुद्दे को समझ नहीं, आप सर मुद्दे को नहीं समझ रहे। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। पार्टी से योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं वापस लौटूंगी आपके पास अतुल जी, मुझे सबको वक्त देना है। योगेंद्र जी क्या लग रहा है
अमेठी की बात जब जब आती है तो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ था उसे हमने भेद लिया, हमने अपने पास उसे पा लिया। अब अगला टारगेट रायबरेली है। क्या लग रहा है आपको, इतनी कमजोर है कांग्रेस पार्टी कि अमेठी के बाद रायबरेली और तमाम सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं उन पर भाजपा का सरोकार हो जाएगा, भाजपा का ठप्पा लग जाएगा और कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी? आखिर क्या दिक्कत परेशानी है? लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में आप इस तरह की घोषणा पत्र लेकर सामने आ रहे हैं, आप एंटी हिंदू हैं। इतने आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं सर? क्या काउंटर है इसका आपके पास भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए? ममता जी, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। 80 सीटों में से अधिकांश सीटों में कांग्रेस मजबूत है और इंडिया अलायंस होने के बाद तो उससे भी ज्यादा मजबूत है। ये बात करते हैं मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो आम गरीब मजदूर को आगे बढ़ाने वाला घोषणा पत्र है। हमने जो घोषणाएं करी वो तो मजदूर और दलित और सारे वर्ग को साथ लेकर बढ़ाने का घोषणा पत्र है। आपने घोषणाएं 2014 में करी थी, 19 में करी, यूपी में आपने 2017 और 22 में करी। क्या एक भी घोषणा आपकी पूरी हुई? क्या आप मिशन शक्ति लेके आए? और एनसीआरबी के आंकड़े ये कह रहे हैं हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न में बिहार महाराष्ट्र के बाद यूपी नंबर 1 पे चला गया। तो ये सरकारी आंकड़ों में क्राइम बढ़ रहा है और आपकी कड़ी से कड़ी भी जुड़े सरकार क्राइम को खत्म नहीं कर पा रही है। गन्ना किसानों के साथ क्या हालात है यूपी में, दलितों के साथ क्या हालात है, अल्पसंख्यक के साथ क्या हालात है। आप क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जिन मुद्दों पर आप यूपी में आए थे उनको आज तक पूरा नहीं कर पाए और देश में केंद्र सरकार को चलाए हुए 10 साल हो गए, लेकिन किसी घोषणाओं को आपने पूरा किया है? आप सिर्फ विपक्ष पे अंगुली उठाते हैं। पहले अपने गिरेबान को झाड़ के देखे कि आपने यूपी और केंद्र के किए गए वादे कितने। तो आप जनता को क्या देना चाहते हैं? आप ये कहकर आना चाहते हैं कि हम जनगणना कराएंगे, हमें वोट दे? क्या जनगणना कराने से आम जनता की समस्या का समाधान हो जाएगा? आम जो उसकी समस्याएं हैं वो सही हो जाएंगी? बेरोजगारी, महंगाई से लेकर तमाम ऐसी बातों को जो आप उठा रहे हैं, क्या जनगणना कराने से या जाति समीकरण फिट बैठाने से आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर लेगी? वक्ता जी, जनगणना करवाना कोई गलत काम नहीं। हाँ। ये सरकारी जांच एजेंसी हर एक सरकार करवाती है। जनगणना में ये स्पष्ट तौर से पता चल जाएगा किस वर्ग को कितना फायदा सरकारी योजनाओं में मिल रहा है। तो ये कौन सा गलत है? हम महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम एमएसपी का कानून बनाना चाहते हैं। आपने एमएसपी का कानून बनाने की घोषणाएं तो करी, लेकिन 10 सालों में कोई किसानों का एमएसपी का कानून अभी तक बना नहीं। हम किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को सरकारी योजनाओं में और सरकार के लाभान्वित कार्यक्रमों से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अचानक से किसानों को साधने की बात जब आती है योगेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसका काट ढूंढ के बैठी है। वो तो कह रही है कि हमने जयंत चौधरी को बुला लिया, हमने पश्चिम यूपी को साध लिया, हमने किसानों को साध लिया, हमने पूरी जनता को साध लिया। विकास के मार्ग पर हम जिस तरह से अग्रसर हैं, हमने हर तरह से वो काम करके दिखाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों का काम है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर ये आरोप है कि आप एंटी हिंदू हैं। अब जब उत्तर प्रदेश की सीटों की बात आती है तो क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि आप एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं? क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? वक्ता जी, एंटी हिंदू कहने वाली पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भगवान जय श्री राम का नारा और भगवान जय श्री राम की पूजा यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे सारे करते हैं। आप भगवान राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, उनके नाम पे वोट लेना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का जहर बोलना चाहते हैं, ये कहाँ तक उचित है? आप बात कर रहे हैं किसानों को लेकर, जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं या और किसी की बात कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर तो बीजेपी को 10 साल में बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपने किसानों के लिए क्या नहीं किया? 3 काले कानून लेके आगे आप किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ी और विपक्ष ने कितना प्रदर्शन किया, उसके बाद जाकर आपके प्रधानमंत्री झुके हैं। आप किसानों की हालात नहीं देख रहे हैं। आप किसानों के जो उपकरण कितने महंगे कर दिए, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। डीजल आज क्या भाव है? आप किसानों को दे क्या रहे हैं? आप किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन यूरिया को कितना महंगा कर दिया, डीजल को कितना महंगा कर दिया, ट्रैक्टर को कितना महंगा कर दिया। आप किसानों को दे तो 10 रुपए, लेकिन उसकी जेब से 90 रुपए निकाल रहे हैं। तो ये जो आपकी जो हरकतें हैं, ये किसान समझता है।
और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को कोई बोलने का हक नहीं। ठीक है विपिन जी, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ अब की बार 400 पार का नारा दिया जाता है, जहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और दिग्गज मंत्री पहुंचते हैं तो इस बात को दोहराते हैं कि विकास की गति भारत में कितनी तेज हुई है, किस हद तक उन्होंने विकास किया है, रोजगार से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुहैया कराई गई हैं और आगे आने वाले वक्त में भी विकास का विजन लेकर ही वो जनता के सामने आए हैं और जल्द से जल्द आगे विकास की जो ये बयार बह रही है ये ऐसे ही लगातार बहती रही है। आपको लगता है विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए बनाकर आगे बढ़ सकती है, या आपको नजर आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो काफी मजबूत नजर आ रहा है और बेहतर टक्कर देने की स्थिति में है? ममता जी, मैं अपने विचार रखूं उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत ध्यानपूर्वक तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुन रहा था जी। मैं साथ साथ आपका जो आप जिस तरीके से ये पूरी डिबेट का संचालन कर रहे हैं मैं उसको भी ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रहा था। बेहतरीन, बहुत ही प्रशंसनीय। क्योंकि देखिए कोई पत्रकारों पे चौथे स्तंभ पे सवाल नहीं उठा सकता आप, क्योंकि ये मेरे साथ जो फेलो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इत्तेफाक रखेंगे कि आपने सबकी खामियां उजागर करी। यही पत्रकारों से अपेक्षा करी जाती है। ये लोग निश्चित बात है ये मेरी बात का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि आपने सबको घेरा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखिए पहली बात तो राह किसी के लिए आसान नहीं है, कोई केक वॉक नहीं है। और चुनाव का मतलब यही है कि आप जब जमीनी स्तर पे उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, रूबरू होते हैं, तो आपको अपना रोड मैप साझा करना पड़ता है। लोगों को आश्वस्त करना पड़ता है कि आप पे अगर भरोसा जताया जाए 5 साल, आपको 5 वर्ष दिए जाए तो आप उनके अधूरे सपने पूरे करेंगे और जो पुराने काम अधूरे रह गए उनको अंजाम तक लेके जाएंगे। जनता को भली भांति पता है कि विधानसभा के चुनाव के क्या मायने होते हैं, लोकसभा के चुनाव के क्या मायने होते हैं, नगर निगम के चुनावों के क्या मायने होते हैं। ये 21वीं सदी है और जनता जनार्दन है वो बहुत सक्षम है, बहुत प्रबुद्ध है और ये भूलना नहीं चाहिए। मैं दिल्ली की बात करूंगा, केस स्टडी है, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। जनता बुद्धि नहीं है, वही दिल्ली की जनता है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं स्पष्ट बहुमत भाजपा, विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी। तो इसका मतलब है कि अलग अलग मुद्दों पे के मापदंड होते हैं, आधार होते हैं और जनता उसी के आधार पर अपना बेशकीमती वोट डालती है। और भले ही हिंदुस्तान में अमेरिका के तहत उस तर्क पे चुनाव नहीं होते, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में डिबेट्स होती हैं, लेकिन लोगों को पता है, हिंदुस्तान के अवाम को पता है कि लोकसभा के चुनाव के मायने आज के वर्तमान दौर में बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से एक बात बोलूंगा, लोगों को इसका मतलब ये समझ आ रहा है प्रधानमंत्री का चयन कि देश का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश में कौन करेगा और किस पे भरोसा जताया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कि बाकी सांसदों की अहमियत नहीं है, सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन जनता जो है वो ये उसका चयन करती है, निर्णय लेती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। और सबसे बड़ी बात है बेशुमार मुद्दे हैं। हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी में जी के देखा, जब लाशों के अंबार लग गए थे, शमशान घाटों में लंबी कतारें, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें, लेकिन वहां पर भी पूरे देशवासियों ने तपस्या करी, धैर्य दिखाया और तब हम उभर पाए कोरोना काल के उस दौर से। तो यहां पर यह समझने की आवश्यकता है देश सबका है। हमने संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान को उस दौर में दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, महाशक्ति बनेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए जब चुनावी मैदान में अपना बेशकीमती वोट डालने एक आम आदमी जाएगा, ये भी मद्देनजर रखेगा क्या क्या चुनौती है, क्या अधूरे बातें हैं अभी और क्या चीजें मुकम्मल हुई हैं। हम लोग 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरे। ये बात से आप नकार नहीं सकते, विपक्ष भी नकार नहीं सकता। विपिन जी कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उजागर करके सामने रख दिए, लेकिन आपको लगता है कि महागठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने जा रही है, उसके पास ऐसे मुद्दे हैं कि जनता उस पर अपना भरोसा जताए? क्योंकि लगातार जनता नकारती जा रही है, कोई भी पार्टी हो सबको जनता ने नकारा है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई ठोस मुद्दे लेकर इस बार विपक्षी गठबंधन उतरा है? देखिए जनता की, मैंने वही बात को दोहराऊंगा, जनता की नब्ज समझने में सक्षम होना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को। महज ये बात बोलने से कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, उस नीति रणनीति से काम नहीं बनेगा। ये विपक्ष को समझ आ रहना चाहिए पुख्ता आपके मुद्दे क्या है।
आपका रोड मैप क्या है? आप कैसे हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्या 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 महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी? उस दौर को भूलना नहीं चाहिए कि जब बोला गया था पूर्व यूपीए की सरकारों को कि पॉलिसी पैरालिसिस की नीतियों के संदर्भ में लकवा मार गया है। ये भाजपा के नेता और विपक्ष के नेता उस दौर के बोला करते थे। कोई ना कोई तो कारण होगा कि जब पहले प्लानिंग कमीशन था फिर नीति आयोग का गठन हुआ, तो यानी कि इसका मतलब है। और बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक पहुंचे, अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे शायद कांग्रेस के या सपा के, खौफ की बात कर रहे थे। जनाब खौफ तो पहले भी हुआ करता था, कोई ना कोई तो कारण होगा। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैज मेड अ स्कैनिंग ऑब्जर्वेशन कि दैट सीबीआई इज अ केज स्पिरिट, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। इसका मतलब है कोई ना कोई तो पुख्ता कारण होगा कि जब वो टिप्पणी करी गई। तो यहां पर आज भले ही विपक्ष बोल रहा है कि ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आपको पूरा हक बनता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज लेके जाए, बुलंद आवाज होनी चाहिए, सरकार की खामियों को उजागर करें, जनता तक लेके जाए। लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड और टफ टास्क मास्टर होना चाहिए। जब डिसीजन टफ लेने की बारी आती है, दिल्ली का उदाहरण लीजिए कि आप क्या सराहना नहीं करेंगे भाजपा की, उनके शीर्ष नेतृत्व की, कि 7 उम्मीदवारों में से 6 के टिकट काटे सिटिंग एमपीज के। बड़ा टफ डिसीजन था। यानी कि इसका मतलब है इमोशंस के का कोई स्थान नहीं है। आप जब कड़े निर्णय लेने का समय आता है तो ये लोग लेते हैं। टफ टास्क मास्टर की तरह जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वर्तमान 21वीं सदी के चाणक्य हैं। तो इसका मतलब ये भी हम समझेंगे कि विपक्ष को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है, अच्छे चाणक्यों की आवश्यकता है। अब तो चाहते हैं विपक्ष हमारा मजबूत हो, आगे आए, कड़ी टक्कर दे, अच्छा प्रदर्शन करे। हैं आप कितना सहमत हैं विपिन जी की बात से? जवाब दीजिए अतुल जी, आवाज जी 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 देखिए जो हम हैं, हम रोड मैप के साथ चल रहे हैं। महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई को लेकर चल रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं, किसानों की समस्याओं को चल रहे हैं। और अग्निवीर जो भारतीय सेना में अग्निवीर की व्यवस्था लाई गई है, इस व्यवस्था को हमने कहा अगर हम सरकार में आते हैं तो इस व्यवस्था को हम समाप्त करेंगे और जो पारदर्शी सरकार देने का प्रयास करेंगे। जनता समझ पाई है आपके इस रोड मैप को? जनता समझ पाई है? क्योंकि चुनाव के पास है, आप लेकर गए अपने रिपोर्ट कार्ड को, आप आपने बता पाया कि आपकी क्या पूरी रणनीति रहेगी? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और लगातार जो है जनता के बीच की पार्टी है। हम गांव देहात हर जगह मौजूद हैं और हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं, अपनी समाजवादी नीतियों को पहुंचा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोक देंगे इस बार। और जो समाजवादी पार्टी है अपने गढ़ों में भारी से भारी बहुमत से जीतेगी। और जहां पे हमारे जहां प्रत्याशी हैं, जो हमारे प्रत्याशी बहुत कम वोटों से आ रहे थे, वो सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि 80 की 80 सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन जीते। ये देखने वाली बात होगी। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बक्का जी अगर आपकी अनुमति हो जी कहिए सर। 10 सेकंड में एक बात पूछना चाहूंगा। जी सपा के प्रवक्ता, इनसे पूछना चाहूंगा 2 बातें कि जब हम लोग इंतजार कर रहे थे, देश इंतजार कर रहा था कि ऐसा कुछ उपचार आए कोरोना नामक महामारी का, तो वहां पर जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ, टीका का इजाद हुआ, तो आप लोगों ने क्या रवैया अपनाया? पहली बात। फिर जो प्रभु राम, देखिए विकास की अपनी अहमियत है और धर्म आस्था की अपनी, हम लोग धर्म निरपेक्ष मुल्क है, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन जब इतने वर्षों से प्रभु राम सरकार में थे तो आप लोगों ने क्या किया? मैं बस एक सरल तो सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, आप वरिष्ठ हैं, धर्म एक आस्था का विषय है। हम भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते थे और नाम गए। सर ऐसा क्यों लगा आपको कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था? ये समझा दीजिए। कभी भाजपा ने ऐसा कहा आपको? वहाँ के जो संस्थापक थे, जो चैरिटी का लोग थे, जो देखरेख कर रहे हैं राम मंदिर की, वहाँ से आपको इन्विटेशन भेजा जाता है और आप कहते हैं प्रायोजित कार्यक्रम में आया था? कैसे आधार पर? सम्मान जो निमंत्रण आया था उसका हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सादर को स्वीकार किया गया और उसका बधाई संदेश भेजा गया और ये कहा गया जाकर बधाई दे देते, क्या दिक्कत परेशानी थी? के दर्शन करने आएंगे। हाँ। ये कहा गया कि नहीं कहा गया? बता दीजिए। नहीं क्यों नहीं सर? इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया था कि सब आए, सब इकट्ठे हो,
आपने न जाकर, आपको नहीं लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश की जनता को कि आप एंटी हिंदू हैं? धर्म एक अलग विषय है, राजनीति का अलग विषय है। धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। धर्म मेरा आस्था, यही समझने की बात है। मुझे चाहे 21वीं सदी में जाएंगे, चाहे 22वीं सदी में जाएंगे, या 23वीं सदी में प्रवेश करेंगे, ठीक है योगेंद्र जी, दोनों बातों की अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। विकास और धर्म आस्था, ये बात तय है। देखिए, मैं जो भगवान राम है वो भी हमारे आस्था का विषय है, भगवान श्री कृष्ण भी हमारे आस्था का विषय है। आज नवरात्रे प्रारंभ हुए, हम सब मना रहे हैं हमारे घरों में, माँ दुर्गा की जो नवरात्रों की वो सभी मना रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मतलब हम क्यों कहते हैं सर कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं आपकी सरकार में, आम जनता का जीना मुहाल कर देते हैं आप? तब ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे आगे चलती है। समाजवादी पार्टी संघर्षों से है। सामाजिक न्याय की बात कौन करता है? अगर जाति जनगणना हम कराने की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा अगर चाहती है तो जाति गणना कर, ये हमारे जाति तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। समाजवादी कह रही है हम जाति जनगणना, हम सत्ता में आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। इससे क्या फायदा हो जाएगा? आप तो लोगों को बांटने का काम करने की तैयारी कर रहे हैं कि जाति जनगणना के आधार पर हम जनता को बांट लें। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना करके क्या सर, जाति के आधार पर आप सबको चीजें मुहैया करेंगे? अतुल जी, एक मिनट बात सुन लीजिए, सामाजिक न्याय की बात करी गई है। मेरी बात सुन लीजिए सर। पार्टी के द्वारा सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की नहीं, जाति के आधार पर क्यों? जाति को अलग रखकर क्या सबके विकास की बात नहीं हो सकती? मैंने कहा जाति जनगणना, सबके साथ सबका विकास के फॉर्मूले को नहीं अपनाया जा सकता? जाति जनगणना क्या गलत कहा मेरे द्वारा, क्या कहा जा रहा है? आप मुझे बताइए ना, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर नहीं चला जा सकता? जाति जनगणना की जरूरत क्यों है? जाति जनगणना भी सबका साथ सबका विकास ही है। नहीं क्यों सर, कैसे कैसे सर? क्या कोई भी जाति इतनी सक्षम नहीं है कि जाति जनगणना के बिना वो अपने जाति जनगणना से सामाजिक न्याय की स्थिति स्पष्ट होगी। जाति जनगणना से ही सामाजिक न्याय की स्थिति स्पष्ट होगी। मैं क्या कहते हैं आई कैप्टन जी, सामाजिक न्याय की तरफ मुड़ रहा है विपक्षी गठबंधन, दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है और जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। देखो, जो हमें समय मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, बात हमें बहुत कुछ कहना था। सबसे बड़ी बात है कि ये जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं कि राम हमारे लिए है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि 3 बार मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी रहे और 5 साल अखिलेश जी रहे, कितने बार राम के दर्शन करने गए बता देंगे? 5 साल में अगर अखिलेश 2 रुपए का प्रसाद भी अगर जन्मभूमि में जाके चढ़ा के आए हो तो मैं आपसे राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये तो इनकी सोच हो, कहते हम भी राम को मानते। आप मुख्यमंत्री होते हो, कभी अयोध्या में गए होंगे तो राम मंदिर के दर्शन नहीं करे आपने, और आप कह रहे हो तो राम को मानते। हम बीजेपी का प्रोग्राम तो इसलिए नहीं गए, अरे वो प्रोग्राम तो बीजेपी का नहीं था। नहीं सर, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, बीच में नहीं। अब सर रुक जाइए, आप जवाब ले लीजिए। जी बोलिए आई कैप्टन। आप देखिए कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव गोल टोपी लगा के एक विशेष समुदाय के त्रिपुरा में जा सकते, जाना चाहिए, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर राम के प्रोग्राम में आपको अगर प्रॉब्लम थी, उसमें नहीं जा सकते। तो ये जनता देख रही है कि आप कितने विरोधी है, हिंदू के विरोधी है, सनातन के विरोधी है और राम के विरोधी है। इसलिए तो एक चीज बताइए, आप सारे चुनाव है, आपको 2 बार विधानसभा का चुनाव हार गए, 2 बार लोकसभा का हार गए, और सारे निगम के चुनाव हारे, पंचायत के चुनाव हारे, कौन सा चुनाव अखिलेश ने जीता है? इसके लिए कि आप जनता जब राजनीति परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के तहत अभी वोट मांगने जा रही है, जनता समाजवादी पार्टी है और 80 के सीट जीतेंगे। आप देखते जाइए, जनता परिवर्तन करके लोकतंत्र को बचाना है। ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। योगेंद्र जी जल्दी से आपकी 10 सेकंड में प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन को वोट करेगी। ठीक है योगेंद्र जी 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ जी। वक्ता जी, ये चुनाव किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के जो पेपर लीक हुए, युवाओं को किस प्रकार सम्मान मिले, महिलाओं को किस प्रकार सम्मान मिले, बेरोजगारी महंगाई किस प्रकार खत्म हो, और विपक्ष तो 10 साल से झूठे वायदे कर रहे हैं।
वो जनता को समझाने के लिए और जनता का चहुमुखी विकास करने के लिए इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और निश्चित तौर पे जनता इन सारी बातों को रेस्पॉन्स दे रही है और आगामी परिणामों में इंडिया गठबंधन को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग राज्यों में अच्छा समर्थन मिलेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।